हमारे समाज में जो हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारे जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारे बंधु हैं, उनके लिए हमने एक रिलीफ फंड को लॉन्च किया है। और उसको जो रिलीफ फंड है, हम बेसिकली 4 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे: स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा। इसी सेक्टर्स में हम हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वहां मदद करेंगे। मैं आगे की कार्रवाई मैं श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट को बोलूंगा कि आज के गेस्ट स्पीकर श्री रजनीश कुमार जी का परिचय दें। श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। सुरेंद्र जी गुप्ता। हाँ जी, हाँ जी। सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी धन्यवाद। देश विदेश से आए हुए सभी हमारे साथियों का आज बड़े हर्ष का विषय है कि देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन भाई रजनीश जी हमारे बीच में हैं। बंधुओं, जैसा आप सबको विदित है, आज देश का पूरा विश्व एक बहुत बड़े संकट से दौर से गुजर रहा है और साथ ही उसमें बहुत बड़ा आर्थिक संकट आज है और आने वाला समय मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा आर्थिक संकट एक नजर आ रहा है। तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज भाई रजनीश जी देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन हैं और वो हमारे बीच में है। मैं उनको एक छोटा सा, मेरा इनसे 2 बार मिलना पर्सनली हुआ। मैं अखिल भारतीय केरल सम्मेलन का जब अध्यक्ष था तो बॉम्बे में मेरा मिलना हुआ। बहुत ही सौम्य, सरल और बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के आप मालिक हैं और बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ आप हैं। तो मैं आप बिफोर दिस एलिवेशन he was the managing director of the national banking group of NBG at State Bank of India. In a career of his 39 more than 39 years with SBI, he held various assignments with which include managing director compliance and risk, prior to which he served as the head of the SBI capital markets, the investment banking arm of SBI group. He has held several key positions across various business verticals of bank like mid corporate group and project finance. He has also served as a chief general manager of Northeastern Circle of SBI. As a part of SBI's overseas operations, he has served SBI Canada and later as regional head of SBI's UK operations. Shri Kumar is a postgraduate in physics और हमें गर्व है कि आप हमारे समाज से ही आते हैं, हमारे समाज से ही बिलोंग करते हैं और हमारे समाज का नाम देश में ही नहीं पूरे विश्व में आपने बुलंद रखा है। धन्यवाद। मैं रजनीश जी से कहता हूं कि वो अपने विचार रखें और उनके विचारों से पूरे समाज को फायदा मिलेगा। मैं हमारे जो आज के मॉडरेटर हैं श्री अशोक जी अजमेरा, वो कृपया अपना अनम्यूट करें और अशोक जी आप वार्तालाप शुरू करें प्लीज। धन्यवाद अशोक जी। रजनीश जी, आज आपसे एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह मुलाकात हो रही है। वैसे तो मैं हर 3 महीने में पिछले 7-8 साल से आपसे मिलता हूं और ये बहुत ही सुंदर मौका है जब हमारे व्यवसायी भाई सब इस प्लेटफॉर्म पे आज हैं। तो ज्यादा भूमिका को नहीं बढ़ाते हुए मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि ये जो पूरा जो पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, लिटिल मोर देन 20 लाख करोड़, इस पैकेज में ऐसे क्या सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि एक व्यापारी को, एक छोटे उद्योगपति को और व्यापारी को इसका फायदा मिल सकेगा? और आपके बैंक में ऐसी क्या पॉलिसी बनाई गई है इसमें, या आप क्या मार्गदर्शन देंगे उन लोगों को उन स्कीमों में जो चीजें हैं उनका फायदा उठाने के? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा अशोक जी ने कहा कि ये तो अजमेरा जी तो हमें हर 3 महीने में शेयर होल्डर्स मीटिंग में मिलते ही हैं स्टेट बैंक के, और अगर ये नहीं आते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि आज ये कहाँ चले गए। तो हमेशा इनको हम लोग तलाश करते हैं अपनी शेयर होल्डर्स मीटिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और देश की जो प्रगति है उसमें जो समाज है, वैश्य समाज, उसका बहुत बड़ा योगदान है। सारा कॉमर्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बहुत से फील्ड्स में बहुत काम जो है इस समाज के लोगों ने किया है। अभी जो कोरोना से स्थिति है उससे पूरा विश्व प्रभावित है, केवल भारत ही नहीं, लेकिन जो विश्व की बड़ी आर्थिक ताकतें हैं उनकी भी अगर कहा जाए तो जो नींव है या जड़ें हैं वो सब हिल गई।
और हमारे देश का ये है कि अभी क्योंकि आर्थिक रूप से उतनी संपन्नता नहीं है, तो भारत देश के लिए ये काम थोड़ा और मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद हमारे जो देशवासी हैं और हम सब लोग हैं, वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मैं समझता हूँ सक्षम है। जो भी कॉमर्स है या इंडस्ट्री है किसी भी देश की, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है या बैंकिंग सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं है तो इकोनॉमी जो है उसका विकास और उसकी मजबूती संभव नहीं है। ये जो पूरा इस समय कोरोना के बाद की सिचुएशन है, उसमें ये एक मिला जुला जिसको कह सकते हैं कि प्रयास है। सबसे पहला जो इशू है कि उसमें भारत सरकार का क्या योगदान है, भारतीय रिजर्व बैंक का क्या योगदान है, और भारत में जो बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उन सब पर इम्पैक्ट भी पड़ा है और उन सबको जो है इसको वापस अर्थव्यवस्था को दोबारा वापस लाने में सबका योगदान भी जरूरी होगा। तो पहले जो एक मैं समझता हूँ कि पूरे जो पैकेज है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, उसमें सबसे बड़ा कदम मैं समझता हूँ कि एमएसएमई के लिए, और ये एमएसएमई नहीं बल्कि पूरे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इसका क्लैरिफिकेशन जो है जो सरकार की स्कीम है उसमें भी आया है कि ये जो 3 लाख करोड़ की गारंटीड लोन की सुविधा है, ये एमएसएमई नहीं बल्कि उन सभी व्यापार के लिए है जिनका कि बैंकों से आउटस्टैंडिंग कर्ज 29 फरवरी की कट ऑफ डेट है, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 100 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा जो बिजनेस का सेक्शन है वो कवर हो जाता है। दूसरा जो बड़ा कदम है वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए 50,000 करोड़ तक का बैंकिंग सिस्टम से अगर 18 वर्ष के बॉन्ड में सब्सक्राइब करते हैं तो 50,000 करोड़ तक के बॉन्ड्स 18 महीने के, वो भी भारत सरकार ने पोर्टफोलियो बेसिस पे गारंटी किया। मतलब उदाहरण के लिए जैसे एनबीएफसी को स्टेट बैंक 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बॉन्ड का 3 महीने में करता है और उसमें कहीं कोई लॉस हो जाता है तो 2,000 करोड़ रुपए तक की गारंटी भारत सरकार की है। ये दो महत्वपूर्ण कदम है जिससे कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा और इसमें बैंकिंग सिस्टम पूरा उसका योगदान रहे। जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, उनका प्रयास है कि एक तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी और पर्टिकुलरली जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है उसको लगातार कम करा जा रहा है और लगातार रेपो रेट जो होता है जिसमें कि रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है वो 4% पे अब ले आए और जो बैंक्स हैं उनके भी जो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उसमें 1 से 1.5% तक की कमी आई है। ज्यादातर बैंकों का, हर एक बैंक का रेट थोड़ा फर्क हो सकता है लेकिन ज्यादातर बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। तो उससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट सर्विस करने का बर्डन है वो कम आए और 6 महीने का एक तरह से ब्याज और जो प्रिंसिपल अगर आपने टर्म लोन ले रखा है तो उसमें 6 महीने की 6 इंस्टॉलमेंट्स को जो है अभी अगस्त तक पे ना करके और बाद में जब आपका टर्म लोन पूरा होने वाला है उसके बाद पे कर सकते हैं। और अगर वर्किंग कैपिटल है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस निकाली है वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो भी 6 महीने का एक तरह से अगस्त तक नहीं लेने की जरूरत है बैंकों को और वो सितंबर से मार्च तक रिकवर हो जाएगा। तो ये तो जरूर है कि जो भी ये सुविधा आप लेंगे
तो क्योंकि बैंक की आउटस्टैंडिंग कम नहीं होगी तो ब्याज का तो इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि ब्याज कम हो गया है काफी, तो वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और मैंने कई फोरम से वैसे ये जरूर कहा है कि अगर आप के पास इस समय मान लीजिए कैश है, तो आपको वो जो है सर्विस करता रहना चाहिए, पे करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है वो कम। और व्यापार को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए, या आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि वेजेस का पेमेंट करना है, बैंकों का ब्याज का पेमेंट करना है, या रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ये जो 3 लाख करोड़ का गारंटीड लोन है, इसको आप ले सकते हैं। और ये 20% तक का मैक्सिमम अमाउंट है, और उन लोगों के लिए जिनका खाता जो है वो बैंकों में सुचारू रूप से 29 फरवरी तक चल रहा है। तो रजनीश जी इसमें जो कदम है, हाँ, 1 मिनट बस मैं समराइज नहीं, उसको कोई बात। करता हूँ कि जो कदम है लार्जली वो सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने की तरफ है, और बैंकिंग के माध्यम से जो है ज्यादा पैसा सिस्टम में पहुंचाने का प्रयास है। लिक्विडिटी सिस्टम में काफी है, पैसे की कोई इसमें शॉर्टेज नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि ऐसा तो कोई सरकार के पास भी मुझे लगता है कि साधन नहीं थे, जबकि डिमांड जरूर है और लोगों को लॉस भी हुआ है। लेकिन सरकार की अपनी जो एक बजटरी पोजीशन है, उसमें एक लिमिटेशन तो है ही कि कितना सरकार अपने बजट से खर्चा कर सकती है। तो उसका भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू रजनीश जी। इसमें 2-3 क्वेश्चन इमर्ज होते हैं। एक तो ऐसा है कि जिन लोगों के बैंक में लोन अकाउंट नहीं थे, या जिन लोगों ने कभी लोन लिया ही नहीं, लेकिन ये 4 महीने 5 महीने की परिस्थिति के कारण आज अगर उन्हें लोन लेने की जरूरत है, तो वो कहीं भी ऐसे छोटे बिजनेसमैन या एमएसएमई या कोई भी, वो इसमें कहीं कवर होते हैं क्या, या बैंक की पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान है कि इवन ऐसे लोगों को भी फ्रेश लोन अंडर द स्कीम दिया जा सके? नहीं, स्कीम में तो कवर नहीं होगा, लेकिन जो अगर आप एमएसएमई है, इस स्कीम में और बाकी स्कीम में ये फर्क है कि ये स्कीम सारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। अगर वैसे लोन लेना है तो जो बैंक की एक नॉर्मल प्रक्रिया है उसमें लोन ले सकते हैं। अगर एमएसएमई है तो जो गारंटी स्कीम है, जो कि सिडबी के माध्यम से रन करते हैं हम लोग, सीजीटीएमएसई स्कीम जिसको बोलते हैं, तो वो स्कीम तो पहले भी उपलब्ध थी, अब भी उपलब्ध है। तो या तो उसमें कोलेटरल फ्री लोन जो है वो लिया जा सकता है, और या वैसे जैसे एक नॉर्मल कोर्स में बैंक से आप लोन लेते हैं उसको फिर नॉर्मल कोर्स में लेना होगा। ये जो 3 करोड़ की गारंटीड स्कीम है, ये केवल उन्हीं के लिए जिनका ऑलरेडी बैंक के पास है। अभी इसमें ये क्वेश्चन आता है सर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट बैंक, मतलब आप 55 लाख करोड़ का आप बिजनेस करते हैं, आपके करीबन 43-44 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो आपका शेयर ये 3 लाख के अंदर, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल अनाउंस किया, हमने देखा और पढ़ा कि उनका ओनली 12,000 करोड़ है अंडर दिस स्कीम, जो उनके वो जो टर्नओवर 100 करोड़ और 25 करोड़ वाले उसमें से जो सब होते हैं। तो ऐसा स्टेट बैंक से कितने लोगों को कितने करोड़ रुपए का इसमें बेनिफिट मिलेगा, और आपने क्या वो प्रोसेस सेट कर दिया है कि ये लोन कैसे दिया जाए? बिकॉज द वर्ड यूज्ड वर ऑटोमेटिक इमरजेंसी लोन to the extent of 20% of the outstanding as on 29th of February 2020. तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो इसमें करीब 8 लाख जो बिजनेस एंटरप्राइज है, करीब 8 लाख वो एलिजिबल है। उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने अपने सिस्टम में पूरा उसको निकाल लिया। और अब एक अंदाजन कितने हजार करोड़ आपका स्टेट बैंक का? 24,000 करोड़। कितना? 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ स्टेट बैंक का उसमें रहेगा, क्योंकि बैंक और का ये जो पोर्टफोलियो इंटरेस्ट रेट है, हाँ सर बोलिए, 20% तक देंगे आउटस्टैंडिंग का। तो वो जो फिगर वर्कआउट हो रही है स्टेट बैंक के, उसमें करीब 1,20,000 करोड़ तक का लोन जो है वो एलिजिबल है, और उसका 20% जो है
24,000 करोड़ तक का फ्रेश लेंडिंग बैंक करेगा। और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 7.5% या 7% ही रहेगी या और भी नीचे आ सकती है? और नीचे तो अभी आने की संभावना नहीं है, लेकिन 7.5% तक डेफिनेटली हम लोग वर्क कर रहे हैं कि 7.5% तक उसको सीमित कर दिया जाए। ये कब से मिलना चालू हो जाएगा ये अभी हम लोग जो है, हमारा जो प्लान है उसमें सब 8 लाख जितने भी उद्यम हैं एलिजिबल, उन सबको हमारी तरफ से एक ऑफर लेटर चला जाए कि ये सरकार की स्कीम है, इस स्कीम में हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार आपको इस राशि तक का लोन उपलब्ध है। और उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करके और जो भी एक डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई है वो पूरा करके लोन हम लोग डिसबर्स कर देंगे। और पूरा इस प्रोसेस को स्टेट बैंक में तो हम लोग एंड टू एंड, जिसको बोलते हैं एंड टू एंड ऑटोमेशन हम लोग कर रहे हैं कि ऑफर लेटर भी सिस्टम से जनरेट होगा और उसके बाद जो है जो भी आपका उसमें जितना लोन लेना चाहेंगे, हो सकता है कि हर आदमी पूरा लोन ना लेना चाहे या कोई बिल्कुल ही लेना ना चाहे, तो वो एक कस्टमर को उस ऑफर लेटर का जवाब भेजना होगा कि कितना लोन चाहते हैं और या नहीं चाहते हैं या चाहते हैं। और अगर जिनको जितना लोन चाहिए उसका वो बता देंगे कि इतना हमें वेजेस के लिए चाहिए, इतना हमें किराया देने के लिए चाहिए, इतना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए। तो जब वो जैसी सूचना आएगी, उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस हम लोगों ने रखा है सैंक्शन का। मुश्किल से 2 पेज का बड़ा सिंपल फॉर्मेट बनाया गया है और वो भी पूरा ऑटोमेटेड है, जिससे कि हमारे यहाँ जो ब्रांच में जो अधिकारी हैं उनको कोई मैनुअल प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारा जो इसमें टर्न अराउंड टाइम है कि जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएंगी 3 से 4 दिन के अंदर में वो डिसबर्समेंट हो जाना चाहिए, बल्कि और जल्दी। वेरी गुड। स्टेट बैंक इज वेरी एफिशिएंट फॉर दैट। सो इसमें जैसे कि कोई किसी तरह का गारंटी फी नहीं है, गारंटी कमीशन नहीं है, तो प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स की भी जो जनरली गारंटी होती है, क्योंकि ये कोलेटरल फ्री है, वो भी रहेगी या वो भी गारंटी भी नहीं रहेगी इसके अंदर? नया कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी सिक्योरिटी है उसमें, क्योंकि ये लोन गारंटीड है भारत सरकार की तरफ से, तो इसमें ये प्रावधान है कि जो बैंक की सिक्योरिटी है वो भारत सरकार के साथ शेयर हो जाएगी 80-20 के रेशो में। अच्छा। और एक ये दूसरा जो 20,000 करोड़ का जो इन सबऑर्डिनेटेड लोन्स का जो है, इसके बारे में जरा कुछ व्यापारी, कुछ हमारे बिजनेसमैन उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। आप थोड़ा बता सकते हैं? एक 20,000 करोड़ वाला और एक 50,000 करोड़ फंड ऑफ फंड, उसकी जरा मोडेलिटीज आपके बैंक के हिसाब से आप क्या सेट कर रहे हैं? देखिए, ये जो गारंटी स्कीम है 3 लाख करोड़ की, ये उन लोगों के लिए जिनके खाते ठीक चल रहे हैं। एक ऐसे भी कुछ व्यवसाय या इंडस्ट्री हो सकती है जिनका खाता एनपीए है लेकिन अभी चल रही है यूनिट्स और वायबल है, तो उनको जो है रीस्ट्रक्चर करा जा सकता है उन लोन्स को, अगर एनपीए भी तो। जब रीस्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें जनरली एक प्रोविजन ये रहता है कि आपको 15% नई स्कीम के हिसाब से जो भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए तो 15% आपको अपना लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत से बिजनेसेस के पास वो 15% भी नहीं होता है, तो उन व्यापारियों या उन बिजनेसेस के लिए मोस्टली मुझे लगता है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो छोटी इकाइयां हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। तो वो 15% भी बैंक जो है सबऑर्डिनेटेड लोन के रूप में दे देंगे और रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को उसको अप्रूव कर देंगे। और ये क्योंकि जैसा बोला सबऑर्डिनेटेड डेट, तो पहले जो बैंकों का डेट है पहले वो पे हो जाएगा, उसके बाद ये पे हो, और वो जो 20,000 करोड़ तक का गारंटी है वो सरकार जो है उसको गारंटी करेगी। उसके भी ऑपरेशनल गाइडलाइंस आ जाएगी। उस प्रोमोटर को उसके लिए मतलब एडिशनल पैसा नहीं लाना पड़ेगा, वो जो पैसा 15% का है वो आप उसको लोन के सबऑर्डिनेटेड क्वासी कैपिटल या सबऑर्डिनेटेड डेट के हिसाब से देते हैं। क्वासी कैपिटल। और जो फंड ऑफ फंड्स है, हाँ जी, वो इक्विटी सपोर्ट है कि आपका जो है बिजनेस चल रहा है या चलाना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें इक्विटी इन्वेस्टर, जैसे आप अपना पैसा भी लगाते हैं और आपको लगता है कि थोड़ी और इक्विटी लगानी है, तो फंड जो है जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं तो वो फंड भी अपना पैसा लगा सकता है। तो ये एमएसएमई के लिए
उसमें इक्विटी फंड या पी फंड जिसको बोलते हैं, तो वो फंड का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उससे क्या होता है कि फिर डेट लेने में भी या कोई लोन भी चाहिए तो वो भी आपको फिर सुविधाजनक रूप से मिल जाता है। तो वो एक तरह से जो एमएसएमई की या बिजनेस के 3 श्रेणियों में आप कह सकते हैं। एक वो जिनको कोविड की वजह से इम्पैक्ट आया और सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उनका ये 29 फरवरी तक बाकी खाता जो है बैंकों में ठीक चल रहा था और वो एग्जिस्टिंग बोरोवर के लिए, बैंक के लिए। एक स्कीम है जो कि एनपीए है या एसएमए 2 है, रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं लेकिन अपने आप नई और कोई पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो सबऑर्डिनेटेड डेट की सुविधा मिल जाएगी। और तीसरा ये है कि आपको व्यापार बढ़ाना है, आपका व्यापार वैसे अच्छा चल रहा है लेकिन उसके बाद और थोड़ी सी अगर कैपिटल मिलती है तो और अच्छा चल सकता है, ग्रोथ हो सकती है, उसके लिए फंड ऑफ फंड्स है। और वो भी एक बड़ी सुविधा इसलिए है कि एक तो फंड ऑफ फंड्स है, तो पहले तो फंड लेवल पे लीवरेजिंग हो सकती है अप टू 10 टाइम्स, और फिर वो जो इक्विटी कैपिटल फंड ऑफ फंड जनरेट करेगा उसको फर्दर डेट कैपिटल से लीवरेज कर सकते हैं। तो अगर सरकार, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि 10,000 करोड़ भी करती है और बाकी और पार्टनर मिल जाते हैं तो 50,000 करोड़ तक का ये फंड हो सकता है। और 50,000 करोड़ को अगर आप जो है 2-2.5 टाइम भी लीवरेज करें तो 1.5-2 लाख की कैपिटल सिस्टम में एमएसएमई की ग्रोथ के लिए आ सकती है। इसका जो पॉलिसी है या जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी फॉर्मुलेट आप लोगों ने कर दिया है, या मतलब हाउ टू अप्लाई या कैसे इसके लिए आगे अभी नहीं, इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस सभी आएंगी। और जो फंड ऑफ फंड्स है वो मेरे ख्याल से कौन मैनेज करेगा, ये निर्णय जो मिनिस्ट्री है एमएसएमई की, वो ये निर्णय लेंगे कि ये फंड ऑफ फंड्स कौन मैनेज करेगा। सबऑर्डिनेटेड डेट की जो स्कीम है वो सिडबी मैनेज करेगी, और जो ये 3 करोड़ की गारंटी की स्कीम है ये भी सिडबी मैनेज करेगी, और एनबीएफसी की पार्शियल गारंटी वो भी सिडबी मैनेज करेगी। अशोक जी, भाई साहब एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे अभी। जी हाँ अशोक जी, आप रजनीश जी, आपने जो बताया एमएसएमईज को लेकर के जो क्लेरिफिकेशन दिया है, मैं समझता हूँ उससे काफ़ी सारे जो हमारे एमएसएमईज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो मैसेज जाएगा, आज पहली बार क्लियरिटी से समझ में आ रहा है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। और मेरा आपसे इतना सा निवेदन रहेगा कि जो एमएसएमईज एनपीज हो गए थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ फंड आप लोग एलोकेट करेंगे, वो क्योंकि किसी कारण से एनपीज हुए थे, वहाँ उनके लिए एक सिंपैथेटिक कंसिडरेशन टू री एस्टेब्लिश देम आपको सोचना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, आप अगर संभव हो आपकी पॉलिसीज में कहीं से तो वो विचार में लें। रियल एस्टेट से हमारे काफ़ी बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर के पैकेज में कुछ सुविधाएं आपने प्रदान करी हैं तो उस पर काइंडली आप एनलाइटन अस। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली तो अभी मैं समझता हूँ कि कोई स्कीम अदर देन जो स्वामी फंड एक सरकार ने एस्टेब्लिश किया था 25,000 करोड़ का, उसमें 12,500 करोड़ का पहला राउंड जो है वो पूरा हो चुका है, और वो भी हमारे जो एसबीआई है, हमारी एक सब्सिडरी है, वही मैनेज कर रही। और स्वामी फंड में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव भी करे। उसमें एक ही थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है कि जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वो लोग जो है चार्ज, इस स्वामी फंड को प्रायोरिटी चार्ज देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, नहीं देते हैं, और इसलिए डिसबर्समेंट होने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो रियल एस्टेट का तो मुझे लगता है अभी तो विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस्ड एसेट फंड शायद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और बनाना होगा, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट भी हो सकते हैं और डेट को सर्विस कर सकते हैं। तो उसमें अगर एग्जिस्टिंग लेंडर मदद नहीं कर पा रहा है तो उस एग्जिस्टिंग लेंडर का ये फंड जो लोन है वो टेक ओवर कर सकता है। तो एक इस तरह का मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से कुछ इस तरह का फंड अगर बनता है तो उसको भी बनाने में हम भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जरूर उसमें विचार करेंगे कि क्या हम कोई उसमें योगदान कर सकते हैं। क्योंकि सर आप भी समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है
वो बहुत बड़ा सेक्टर को, वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर, इंजीनियरिंग है, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड, हर तरह के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। एक, अगर आज आप देखेंगे प्रवासी मजदूरों की समस्या अगर सब स्टेट्स में आई है, तो वो सब अधिकतर लोग एक रियल एस्टेट में, मैं सोचता हूँ कम से कम 20 से 25% प्रवासी मजदूर इसी सेक्टर से आते हैं। तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। कोई बैंक से, ऐसे सर किसी समय में ये एडवर्टाइजमेंट आता था, रेंट से सस्ता लोन हो गया बैंक, घर कर्ज के लिए, होम लोन के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आते थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में कि रेंट से सस्ता होम लोन हो गया है। कि ऐसा सपना वापस साकार हो पाएगा कि आप इंटरेस्ट रेट्स को कम करें, जिससे कि लोग इस तरफ अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और ये सेक्टर को एक बूस्टिंग मिले। नहीं, इंटरेस्ट रेट तो देखिए बैंकों की तरफ से होम लोन पे लगातार कम होते जा रहे हैं। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई किसी ने 30 साल का लोन, 25 लाख का लोन लिया 30 साल के लिए, उनकी ईएमआई पिछले 6 महीने में 2200 रुपए प्रति महीना कम हो गई है। तो इतना डिफरेंस आ गया है। और शायद हम लोग देखिए रेंटल रिटर्न जो आता है प्रॉपर्टी पे, वो तो आजकल 3% से ज्यादा नहीं आता, रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। और इंटरेस्ट रेट इस समय करीब 7.3, 7.4 के आसपास आ गए। और जिस ढंग से आरबीआई रेट घटा रहा है, तो उसके बाद थोड़ी और कमी उसमें आने की संभावना है। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि 3% पे तो इंटरेस्ट रेट तभी आएगा जबकि जो आरबीआई का रेपो रेट जब 0% हो जाएगा, तब हाउसिंग लोन 3% पे मिलना शुरू होगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर, जैसा आपने कहा, रियल एस्टेट क्या, पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है कंट्री में, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही होता है। तो ये तो मतलब बिल्कुल ये तो वेल नोन इंफॉर्मेशन है। और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का किसी भी देश की, इवन नॉट ओनली इंडिया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको कैसे, मैं समझता हूँ कि जो लोन्स हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, लेकिन जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं रहे हैं, जो होम बायर्स हैं, उनको एक समस्या है। तो उससे कैसे निकला जाए, इसमें शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और कोई फंड्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो लोग आगे एक ऐसा फंड अगर बनाते हैं जिससे कि इन स्टक प्रोजेक्ट्स को कम से कम रिवाइव करा जा सकता है, तभी इसमें कुछ प्रगति होगी। और जैसे जैसे ब्याज की दर कम होती है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी हमने कहा है कि उनकी जो कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी है या और तरह की ड्यूटीज हैं, उसको अगर सरकार कम कर सकती है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का ज्यादा रोल रहता है, अगर वो कम कर सकती हैं और प्रोसेस को सिंपल बना सकती हैं, उससे भी सेक्टर को मदद मिलेगी। लेकिन बैंकों की तरफ से डेफिनेटली आजकल हाउसिंग लोन का तो बहुत बड़ा पुश रहता है, ये बैंकों के लिए बड़ा बिजनेस है। और जो सरकार ने सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, उससे भी सेक्टर को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि डेवलपर्स जो हैं वो खुद, और स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको भी आपस में बैठ के और इस समस्या को थोड़ा सुलझाना होगा। और बैंक की तरफ से जो मदद होगी वो जरूर करेंगे हम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रजनीश जी, अभी 460 लोग करीबन आ चुके हैं यहाँ पे आपके व्यू सुनने के लिए। तो रिटेल लोन पे जो आपका मेजर थ्रस्ट रहा है और आपने काफी बड़ा मार्केट शेयर उसके अंदर कैप्चर किया है, वो ये कोविड-19 ये लॉकडाउन प्रॉब्लम के बाद भी आपका वो फोकस फॉर इंक्रीजिंग द रिटेल लोन पोर्टफोलियो, दैट इज हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, वो कंटिन्यू रहेगा या उसमें आपने कुछ अपनी पॉलिसी में या इंटरनल नोट में या इंटरनल डिसीजन में कुछ चेंजेस किए हैं उसके लिए, सो दैट की पब्लिक विल नो दैट you know whether you are going on with the same with the reduced interest rate and it's still encouraging those retail loans? नहीं, उसमें पॉलिसी में हमारा कोई चेंज नहीं है, रिटेल लोन्स पे पूरा फोकस है। लेकिन अभी
कस्टमर डिमांड कम है। लेकिन इसका जो हमारा ध्यान है, जैसा आपने कहा, एक तो इंटरेस्ट रेट तो स्टेट बैंक के इस समय सबसे कॉम्पिटिटिव है, और उसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बैंक का, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा हम पॉपुलराइज करें। और क्योंकि आजकल कोविड-19 सिचुएशन में, क्योंकि ना कोई ब्रांच में आना चाहता है और हर एक को ये चाहिए कि भाई दूर से ही सेवाएं मिल जाए, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लोन्स है, उसको और सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। अभी ज्यादातर चीजें तो डिजिटल हो सकती हैं। जो एक प्रयास चल रहा है बड़े पैमाने पे कि डॉक्यूमेंट्स भी किस तरह से डिजिटली साइन हो जाए और वेट सिग्नेचर्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल सिग्नेचर्स की या ई सिग्नेचर्स की सुविधा भी है। और कुछ राज्य सरकारों को अपना जो उनके स्टैम्प के रूल्स हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर वो लोग इसको परिवर्तन ले आते हैं तो आपको फिर, मुझे नहीं लगता कि लोन लेने के लिए बैंक आने की आवश्यकता पड़ेगी। और अभी एक हमने जो नई स्कीम निकाली, और आप लोग जो लोग कम से कम जिनका स्टेट बैंक के साथ अकाउंट है, उसको ट्राई कर सकते हैं। पर्सनल गोल्ड लोन की हमारी स्कीम अभी आई है, और 7.75 पे पर्सनल गोल्ड लोन हम लोगों ने इनेबल करा है अपने योनो प्लेटफॉर्म पे। और ये मुश्किल से आपको 7-8 मिनट लगेंगे, और एक बार ब्रांच तो अवश्य जाना पड़ेगा गोल्ड ज्वेलरी के लिए। तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही ट्राई करके एक बस रेफरेंस नंबर आप जनरेट कर लें, तो उसी से पता चल जाएगा कि कितना सुविधाजनक बना दिया। और एक हम एमएसएमई के लिए भी गोल्ड लोन की स्कीम जो है 50 लाख तक की, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे लाने जा रहे हैं। तो तीनों सेगमेंट के लिए, एग्रीकल्चर, पर्सनल और एमएसएमई, उसके लिए गोल्ड लोन की भी जो सुविधा है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे वो स्टेट बैंक जो है करेगा। तो जो हमारा पूरा ध्यान है वो प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन पे और सिंप्लीफिकेशन पे है। इंटरेस्ट रेट, जैसा मैंने कहा कि स्टेट बैंक का किसी भी बैंक के मुकाबले हमेशा कम ही रहता है और रहेगा। तो सारा फोकस इस समय ये है कि आप बैंक में बिना आए कैसे आपको लोन मिले। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, सम ऑफ देम वर डूइंग exceedingly well. They were A+, A- rated, BBB+ rated. बट अभी बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण काफी प्रोजेक्ट उनके रुक गए हैं, बट दे आर ऑल दैट वे साउंड कंपनीज। और अब जब ये ओपनिंग अप होगा तो काफी टेंडर्स जो लाइंड अप किए हुए हैं, उसके लिए अभी उन्हें और एडिशनल बैंक गारंटी की मेनली लिमिट्स लगेगी, क्योंकि उनकी पुरानी गारंटी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, वो टाइम से रोल ओवर नहीं हो सकती। तो आपका कोई ऐसा व्यू है इंटरनली आपका कुछ, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को कुछ एडिशनल ये नॉन फंड बेस्ड जो फैसिलिटीज होती हैं, बीजी होती हैं, उनके टेंडर भरने वगैरह के लिए, उसकी तरफ आपका क्या रुख है? मतलब आर यू सॉफ्ट ऑन देम फ्रॉम द फ्यूचर लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्यूचर लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू? we are supportive of this sector. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए दो चीजें हैं। एक तो अगर जो उनकी एग्जिस्टिंग गारंटी लिमिट है उसको बढ़ाने की जरूरत है, वो तो फिर बैंक केस टू केस बेसिस पे डिसीजन लेगा। लेकिन एक बड़ा निर्णय जो बैंक ने लिया था अभी करीब शायद 3 महीने पहले हमने लिया है, जो बिड बॉन्ड है उस पे इस समय स्टेट बैंक कोई मार्जिन नहीं मांगता, नील मार्जिन पे करते हैं बिड बॉन्ड। और जो परफॉर्मेंस गारंटी है उसको भी नील मार्जिन पे करते हैं। तो जो ईपीसी या जो कंपनीज इसमें एक्टिव हैं, उनका एक बड़ा फीडबैक ये था कि मार्जिन लेने से उनका जो कैश है वो ब्लॉक हो जाता है। यस। तो उसको रिलीज करने के लिए एक बड़ा निर्णय हमने लिया, क्योंकि परफॉर्मेंस बॉन्ड, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है और हमें ये लगता है कि ये परफॉर्मेंस तो कर ही देंगे, तो हमने इसीलिए परफॉर्मेंस बॉन्ड पे हमने कहा उनसे 10% या 15% का जो मार्जिन है उसको लेने से भी हमें क्या फायदा, और उनको अगर इससे उनकी पोजीशन ईज आउट होती है तो अच्छा है। तो ये बाकी हर एक क्लाइंट का जो बैंक में रेटिंग है उसके हिसाब से हमने अपनी ईपीसी पॉलिसी को इनफैक्ट 2 दिन पहले ही थोड़े मॉडिफिकेशंस और हमने करे। और इसमें केवल एक ही है कि अभी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंडिंग स्टेट बैंक करता है,
और नॉट फंड बेस्ड में बिड बॉन्ड और जैसा मैंने कहा परफॉर्मेंस बैंक पे कोई मार्जिन नहीं है। बाकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से जो उनको एडवांस पेमेंट मिलता है, मोबिलाइजेशन एडवांस, उस पर कुछ मार्जिन रहेगा, और रेटिंग के हिसाब से कोलेटरल सिक्योरिटी है, पर वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है अगर रेटिंग BBB+ एंड अबव। तो अब वापस में आपके अपने वो पहले वाले जो MSME और स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर आता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है कोविड-19 लॉकडाउन वगैरह की प्रॉब्लम है, आपके हिसाब से क्या ये ऐसा लगता है कि अगस्त तक का जो मोराटोरियम है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, वो सितंबर से लेकर मार्च तक के 7 महीने में ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो प्लस उन 7 महीने का एक्चुअल इंटरेस्ट, वो कोई भी इस तरीके का बिजनेसमैन जो इतना सफर कर रहा है जिसका कि टोटल वर्किंग एटलीस्ट 4-5 महीने के लिए स्टॉप हो जाएगा ओवरऑल, तो वो क्या उसके बाद दे पाएगा, या आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि इसमें 3 महीना और शायद एक्सटेंशन इसके अंदर हो सकता है? बिकॉज नहीं तो वहां पर फिर वो एक साथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एनपीए होने लग जाएंगे, बिकॉज उनका एनपीए काउंटिंग अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक रहेगा। तो आपने मेरा आपका विचार कुछ यह है कि आरबीआई की तरफ से एक डिस्पेंसेशन है, और हम लोग भी हर एक को ये डिस्पेंसेशन पूरा तरह से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस यही है कि वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट, और अगर देखिए सबकी छोटी लिमिट्स है, कोई बहुत बड़ी लिमिट्स नहीं है, वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट अगर आप पे कर सकते हैं तो पे करते रहे, मेरी एडवाइस तो यही। और जो टर्म लोन का, क्योंकि वो टर्म लोन के एंड में जाएगा, उसका बेनिफिट आप लें, और जो वर्किंग कैपिटल अभी ये 20% गवर्नमेंट की गारंटी है, तो उस पैसे से भी आप अपना ओवरड्यू इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्लियर करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो बिजनेसेस है उनका जो कैश फ्लो है और जो साइकिल है वो ठीक चलता रहेगा, और उसके अलावा 10% की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी हम लोगों ने सारे बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रखी है। तो वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है उसमें इतना मुझे लगता है कि इन सब चीजों के साथ, और टर्म लोन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के मोरेटोरियम के साथ, मेरा सुझाव ये होगा कि वो इंटरेस्ट आप लोग सर्विस करें। तो वो 10% जो पहले दिया था पुरानी वाली जो फर्स्ट अनाउंसमेंट हुए थे, हाँ। और ये 20%, तो टोटल 30%, तो आपने बैंक की जो लिमिट, ओवरऑल लिमिट है वो 30% ऑफ दिस तक जा सकते, बेसिकली ये जा सकती है इसके अंदर। 10% अशोक जी भाई जो है साहब, वो बैंक की स्कीम थी, 10% बैंक की स्कीम थी, जिसमें कि स्टेट बैंक में हम ही लोगों ने सबसे पहले दिन ये स्कीम अनाउंस कर दिया था, 10% का इमरजेंसी गाइडलाइन, और फिर बाद में सारे बाद में और सब बैंकों ने फिर उसी को, उसी के अंदर और जो पुराने पैकेज के अंदर। हाँ, और ये 20% जो है वो गवर्नमेंट गारंटीड है, तो 30% तक का वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट आपको मिलता है। और आरबीआई ने भी ये भी कहा है कि जो मार्जिन है स्टॉक और रिसीवेबल पे, उसको भी हम लोग मार्च 21 शायद अब कर दिया, तो मार्च 21 तक उसको भी कम कर सकते हैं। तो एक तरह से वर्किंग कैपिटल की सुविधा तो पूरी तरह से ये बैंक की अपनी स्कीम और गवर्नमेंट की स्कीम से ये रिलीफ मिल जाए। अशोक जी भाई साहब, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? अशोक तो, अग्रवाल जी। हाँ, माननीय गिरीश जी, जनरल ट्रेड और इंडस्ट्री में ये फीलिंग हो रही है in the industry and establishments that we'll be just doing business to pay the EMIs, interest, penalties, etc. Now I request you to kindly, because you are in the finance industry, finance trade, you enlighten us how to scale up the cash and optimum utilization of resources. If you can guide us, advise us on this side, we'll be grateful to you. मुझे ये चीज नहीं सुन रहे, पेनल इंटरेस्ट किस चीज का? पेनल इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है। नहीं सर, पेनल्टीज हमारे दूसरे सेक्टर, बैंक के अलावा दूसरी, जीएसटी में पेमेंट लेट हो गया, वहाँ पेनल्टी सेक्टर्स हैं। तो एक ये फीलिंग आ रही कि भाई अब तो बिजनेस कर रहे हैं, ईएमआई देना है, ब्याज देना है, जीएसटी के जो पेनल्टीज लग गई, लेट पेमेंट हो गए, जहाँ कहीं जो भी कुछ डिफॉल्ट हो गया, तो वो चीज को मिट आउट करने के बाद कैश स्ट्रैप्ड होने पर कैसे सर कैश का एक मैनेजमेंट करा जाए, आप एक थोड़ा सा एडवाइस गाइड करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
नहीं, देखिए वो तो जो भी व्यवसाय करते हैं 12 महीने का उनको अपना कैश बजट तो मंथली बना ही लेना चाहिए कि कितना जो है सेल्स रेवेन्यू आएगा और कितने आउट गोज है, और उसमें पेनल्टी या जीएसटी वगैरह में मुझे पता नहीं, पर काफी अनाउंसमेंट्स तो टाइम देने का हुआ था सरकार की तरफ से। अब किस चीज का कितना पेनल्टी रह गया वो तो मेरे इतनी एक्सपर्टीज नहीं है सब्जेक्ट पे, लेकिन अदरवाइज ये तो जो एक कैश बजट होता है वो कैश बजट हर एक को बना के रखना चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे घर का बजट बनाते हैं ऐसे ही बिजनेस का बजट बनाना पड़ेगा। सबका बजट एक सा ही बनता है, जैसे चाहे वो घर का हो या व्यवसाय का हो या भारत सरकार का हो या बैंक का, बजटिंग जो है सबको करनी पड़ती है। और हमेशा जो है यही दिक्कत आती है कि खर्चा ज्यादा होता है, आमदनी कम होती सर अभी वही मेरा सबको मेरा दिख रहा है, है। अभी सबको मेरा वही एक दिख छोटा रहा है, सा खर्चे खर्चे दिख रहे हैं, मेरा एक आमदनी छोटा सा में। क्वेश्चन रजनीश जी, एनबीएफसी कंपनियों के ऊपर है। अभी काफी बेनिफिट दिए गए हैं, हाँ, काफी स्कीम्स है। पुराना पहले तो अच्छी एनबीएफसी को लिए था, टीएलटीआरओ ये सब हुए थे। अब जो ये बेनिफिट्स आए हैं, आपको लगता है इससे टाइम बीइंग, मतलब ये जो एनबीएफसी प्रॉब्लम जो क्राइसिस चल रही है देश में, ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी और दे विल कम बैक ऑन द ट्रैक, एंड आप लोग उनको नॉर्मल लेंडिंग भी करेंगे? हम करेंगे, क्योंकि देखिए एनबीएफसी का भी, जैसे मैं अभी कैश बजट की बात कर रहा था, तो एनबीएफसी का भी कैश बजट में कलेक्शन साइड वो भी इम्पैक्ट हुई, लेकिन अभी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया जो मेरे को फीडबैक मिला। और डिसबर्समेंट भी पहले कम हो गए थे, अब वो धीरे धीरे वो भी बढ़े। तो कैश बजट के बेसिस पे ही हमने सारी एनबीएफसी को हम लोग वी रीच आउट स्टेट बैंक की तरफ से, और कैश बजट के बेसिस पे उनको जो भी हेल्प चाहिए, 2-3 तरह की हेल्प अब एनबीएफसी को अवेलेबल। एक तो अगस्त तक का जो है मोरेटोरियम है इंस्टॉलमेंट्स पे, वो लिया जा सकता है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि 9 महीने से लेके और 18 महीने तक का अगर वो बॉन्ड इशू करते हैं तो उसको पोर्टफोलियो बेसिस पे सरकार की गारंटी अवेलेबल है, जिसके लिए 10,000 करोड़ की गारंटी की व्यवस्था सरकार ने की है। तो इसका मतलब 50,000 करोड़ तक के एनबीएफसी, और उसमें एक स्पेसिफिक ये भी लगाया है कि ये ए एंड बिलो होने चाहिए, डबल ए जो है 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सरकार की जो इंटेंशन है वो ये है कि जो रिलेटिवली जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं आ पाती है उन एनबीएफसी को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करा जाए। तो एक सपोर्ट ये हो गया। अभी 30,000 करोड़ का जो और बॉन्ड का प्रोग्राम था जो कि एसपीवी स्ट्रक्चर में, उसके भी डिटेल्स पूरे ऑपरेशनल गाइडलाइंस आना बाकी है, वो एक और सुविधा होगी। और जैसा हमने कहा कि कैश बजट बेसिस पे हर एक का रिक्वेस्ट हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, और उनको जो भी हेल्प चाहिए एनबीएफसी को वो हम लोग करने के लिए तैयार। थैंक यू सर, मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं इसके साथ अशोक अग्रवाल जी को हैंड ओवर करता हूं फॉर, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं, वी विल हैव ए गुड क्वेश्चन आंसर सेशन। अशोक जी आप लीजिए प्लीज। धन्यवाद अशोक जी, we had a very nice deliberations, nice questions on put up on the platform. Thank you very much अशोक जी। मैं एक प्रश्न और चेयरमैन साहब से करना चाहूंगा कि बैंक का भी ट्रस्ट एरिया फंडिंग के लिए कोई आपने सर सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें फॉर फ्रेश लोन्स कि भाई ये सेक्टर्स को प्रमोट करना, ऐसा कुछ कहीं सोच है तो काइंडली हमें एनलाइटन करें। देखिए बैंक का जो एक स्ट्रेटजी होती है वो बैंक टू बैंक डिफर कर सकती है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक क्योंकि एक बड़ा बैंक है और बहुत बड़ी हमारी बैलेंस शीट है, फोन कर दूं तो जो भारतीय स्टेट बैंक में हमें एक छोटा लोन से लेके, जो कि मुद्रा लोन से लेके और लार्ज कॉर्पोरेट तक का लोन हम लोग करते हैं। इसमें कुछ रिजर्व बैंक के नियम भी हैं कि जितनी हमारी लैंडिंग बुक है 40% प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आता है, 18% एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व है, बाकी और एमएसएमई के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए वो रिजर्व। तो वो 40% तो हमें हर हालत में करना ही। बैंक की स्ट्रेटजी तो यही है कि हर एक सेगमेंट में जो भी आवश्यकता है क्रेडिट की
उसको सेगमेंट टू सेगमेंट पूरा करा जाए। और ये बल्कि मैं कहूँगा रिवर्स है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि डिमांड किस सेक्टर से ज्यादा है। देखिए, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो बड़े फंड्स की डिमांड आती है, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा एमएसएमई और एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस पीरियड में उनके ऊपर इम्पैक्ट भी है। तो हम लोगों का जो प्रयास रहेगा वो एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को दो तीन चीजें बैंक करने की का प्रयास कर रहे हैं। एक कि उसकी कॉस्ट बोरोइंग की वो कितना मिनिमम रखी जाए, और एक जो जनरली एक कंप्लेंट एरिया रहता है टर्न अराउंड टाइम के अराउंड, उसको जो है कैसे डील किया जाए, उसके लिए ऑटोमेशन जो है वो एक बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जो मैनुअल इंटरवेंशन है प्रोसेस में वो कम से कम होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि कोई भी बिजनेस हो या बिजनेसमैन हो, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री का ठीक होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद साहब। मैं अब हमारे एडवाइजर, हमारे आईवीएफ के एडवाइजर श्री विनोद जी चौधरी जो नेपाल से कनेक्टेड हैं, सर चेयरमैन साहब, ही इज द चेयरमैन ऑफ चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम नेपाल। He is in multifold businesses, hospitality, medical, food processing, वायवा जो नूडल्स आ रहे हैं वो भी इन्हीं का है। मैं विनोद जी चौधरी से बोलूं का निवेदन करूंगा वो अपना प्रश्न रखें। विनोद जी फ्रॉम नेपाल। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू साहब। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने इतना इम्पोर्टेंट सेशन रखा। श्री रजनीश कुमार जी की बात सुन के बहुत ही इट वाज हाईली succinct and very helpful to understand the implications of the new stimulus package announced by Government of India. We also happen to be a banker. We actually own the largest bank of the private sector, promoted by the private sector with a history of 35 years in Nepal. And we have our operations in India as well. So my questions to Sri Rajneesh Kumar ji would be one related to the banking itself, ki how the SBI is going to play the role of a bridge between the borrowers and the various agencies who have to come into the play to make that business viable. For instance, just now the respected chairman mentioned that micro and small SME play a very important role, exports play a very important role. There are a number of instances where export obligations are time barred. Now that may or may not have immediate issue with the funding, but there is exposure of the bank, and unless those time limits are extended, they will become a NPA because they will not be able to deal with, they will not be able to meet their obligation, number one. Number two, how do you decide the priorities or to the extent of stimulus that should go to a particular sector? For instance, I mean, we happen to be partners of Taj and we have number of properties worldwide, including in India. हमारे मध्य प्रदेश में हम उनके साथ हमारा काफी बड़ा सारे हमारे वाइल्ड लाइफ लॉजेस उनके साथ जॉइंट वेंचर में है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि गवर्नमेंट जरूर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के लिए भी कुछ करेगी, और आपको पता ही है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज प्रोबेबली वन सेक्टर वेयर द रेवेन्यू हैज कम डाउन टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट एंड इट हैज बिकम जीरो. I don't know, maybe what is the thinking? I'm nobody to come to any conclusion, but if you are aware of the thinking, that will be helpful to understand. And lastly, my question is, as a banker, you know, we all know that it's a very tough time. Our government, our central bank has also asked us to go on sort of shifting the payment obligations of our client. तो हमने 2 क्वार्टर तो ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया. वो
जिस तरह से वो शिफ्ट होता जा रहा है वो एक्यूमुलेट भी होता जा रहा है। आज मान लीजिए एक एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल में साल भर के सारे प्रिंसिपल्स और ये, और अगर तो उस सिचुएशन में अगर वो स्टिमुलस अगर सारा मिटिगेट नहीं करेगा तब तो बैंक्स आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल. So how do you intend to, although our budget is yet to come, which is there going to be after 4 days, and we also are hoping that there will be a stimulus package, but may I request you to set some lights on some of these issues that are raised? Thank you. Right. So, देखिए, when it comes to exports, Reserve Bank of India already has extended the period to 15 months, both for EPC and your receivables taken together. It can be realized within 15 months. So policy response is coming based on the developing situation. Now, as a bank, what we do, we have the Forum of Indian Banks Association, and we keep on interacting with lot of industry associations also. Sometimes it is Exporters Association, Gem and Jewelry Exports Association, Sugar Industry Association. All the industry groups have association, and all their issues related to the banking sector, whenever they represent to us or on our own, we feel that if any issue warrants the attention of the government or Reserve Bank of India, then through IBA forum, we definitely take up. And whenever there is a sector-specific issue also, most of the time, we take up the issue either through the forum of IBA or in the capacity of the largest lender in the country. As SBI chairman also, we give our suggestions, sometimes to the finance ministry, sometimes to the particular ministry which handles the issues, whether it is power, telecom, textiles. So that is always a process where we are always articulating the problems of the industry or the banking sector. And ultimately, many a times, government or Reserve Bank of India, they also have several sources of gathering the information and they do take into consideration what is being said by the bankers. And that is how the policy response is formulated. About the impact of this moratorium, ultimately, what has been done is that this 6 months term loan installment and interest. So we will be recovering this after the entire term loan has been paid. In most of the cases, the period available is more than 2 years, 3 years, 5 years. And this, in fact, what you are saying is the regulatory concern also, that are we postponing the problem for future? That concern always remain with the regulator. But in the current circumstances, I think there is no other way, as you said, that in hotel industry or an airport operator or an airline, their revenue has become zero. And how do they service? And as far as bank is concerned, if there is a problem, any problem in the real economy, ultimately a part of it will get reflected in the banks. That is why you would have seen that everywhere there's a huge concern around the performance of the banks or the players in the financial system. So that is on account of what is happening to the real economy. So here, what the expectation, everyone is expecting that one, the situation comes back to normal as quickly as possible, and the investment cycle in the economy that gets revived. There is no other way. And whatever government can do, given their resource position, to promote investment, which is not always financial. And that is where we saw that as part of the package, lot of measures are aimed at doing the ease of business and attracting investment in various sectors.
and the other is how to increase the demand in the economy. And there's a very delicate balancing act for the government also. But policy formulation, we do play a very active role. That is certain. Thank you. Much appreciated. Over to you, Ashokji. Thank you, sir. Vinodji, so nice. You had spared your time from Nepal and to be on the line. I now request Sri D.K. Agarwal ji. He is the president of PhD Chamber of Commerce and Industries, Delhi. Sri D.K. Agarwal ji, kindly put up a question on behalf of the chamber. थैंक यू अशोक जी. Thank you, sir. रजनीश जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. रजनीश जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा. एसबीआई जितने प्रोएक्टिवली और जितने इमीडिएट बेसिस पे जो भी रिफॉर्म्स और आरबीआई ने अनाउंस किए हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप वास्तव में इसके बधाई के पात्र हैं. कुछ इंडस्ट्रीज की अभी एप्रीहेंशंस है, कुछ कंसर्न्स है जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा. अभी जैसे आरबीआई ने दो पॉलिसी अनाउंसमेंट के अंदर, जो कोविड के पीरियड के अंदर दो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए हैं, और उसमें से 115 बेसिस पॉइंट इन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट उससे भी ज्यादा घटाया है. और आइडिया इसका ये था कि इसका बेनिफिट इमीडिएटली बोरोवर को मिले और इंडस्ट्री जो कि बहुत पेन में है उसको इमीडिएट ये बेनिफिट मिले. सर, आपके बहुत सारे लोन एमसीएलआर बेसिस पे है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट के ऊपर, और कुछ आपके इवन एक्सटर्नल बेंचमार्क के बेस पे है. जो एमसीएलआर बेस्ड लैंडिंग है उसमें आपका जो रिव्यू और रीसेट पीरियड है 6 महीने से लेके 1 साल का है, तो उनको बेनिफिट जो मिलेगा वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिलेगा. जबकि जो आइडिया था आरबीआई का घटाने का इंटरेस्ट रेट का, कि ये अल्टीमेटली ट्रांसमिट हो और इमीडिएटली इंडस्ट्री को बेनिफिट हो. अगर ये 6 महीने बाद उसको बेनिफिट मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा तो पर्पज इसका डिफीट हो जाता है. ऐसे ही जो इवन एक्सटर्नल में भी आपका जो बेंचमार्क है उसमें भी 3 महीने का रीसेट पीरियड है, उसमें भी अगर 3 महीने लग गए तो मेरा मानना है कि अभी जो इमीडिएट जरूरत है वो इमीडिएट रिलीफ देने की है. तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की उम्मीद है कि बेनिफिट जो रेपो रेट में कम हुआ है 115 बेसिस पॉइंट का, इसको इमीडिएटली इंडस्ट्री को मिले, या होम बायर्स को, या जितने भी आपके जो बोरोवर्स हैं सबको ये इमीडिएट इसका बेनिफिट मिले. सर, एक तो ये है. दूसरा एक और इशू है जो कि क्योंकि अभी कोविड की वजह से काफी लॉसेस हुए इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद थी, जीरो प्रोडक्शन, जीरो रेवेन्यू, और सबके लॉसेस होंगे. अभी जो रेटिंग एजेंसीज है, और आने वाले टाइम में भी हमें उम्मीद है कि ये 3-4 महीने भी खराब जाएगा. जितनी भी रेटिंग एजेंसीज है वो रेटिंग को अभी डाउनग्रेड कर सकती है, ऐसा काफी डर है लोगों को. अगर रेटिंग डाउनग्रेड होगी तो कहीं ना कहीं बैंक्स अगर उसको कंसिडर करता है तो कुछ केसेस में आप इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, कुछ केसेस में उसकी लिमिट कम हो जाएगी, और कुछ केसेस में इवन आप रिकॉल करेंगे. तो ऐसे केस में हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी रेटिंग अगर अभी कोई डाउनग्रेड होती है कोविड की वजह से, आप उसको एक बार इग्नोर करें. एक हमारी ये आपसे प्रार्थना है. दूसरा सर, जो अभी आपकी डीपी की कैलकुलेशन होती है उसके अंदर जो डेटर्स के पीरियड लेते हैं वो 90 डेज या 120 डेज इंडस्ट्री की, जैसा इंडस्ट्री उसको देख के लेते हैं. लेकिन जो ये कोविड का पीरियड था, लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें 2 महीने का लॉकडाउन हो गया, तो 2 महीने तो आप समझिएगा कि वो पीरियड वैसे ही एक्सटेंड हो गया. तो हमारा ये भी है कि जो आप कंसिडर करते हैं डेट को, उसको 3 महीने के बजाय उसको 5 महीने का कर दें या 6 महीने का कर दीजिएगा, तो इससे डीपी लिमिट कम नहीं होगी और इंडस्ट्री को पेन नहीं होगा. ये 3 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज. थैंक यू वेरी मच. जी, तो काफी वैलिड क्वेश्चंस आपने सब उठाए हैं. एक तो आपने देखा होगा कि जब भी रेपो रेट कट होता है तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है एक्सटर्नल बेंचमार्क की, वो एमएसएमई के लिए और रिटेल लोन्स सारे जो है अब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक्ड है. और ये जरूर है कि जो बैंक की पॉलिसी है वो क्वार्टरली रीसेट की है, तो वो क्वार्टरली रीसेट होता है. अब आरबीआई मान लीजिए अनाउंस करता है, तो हम लोगों ने जब ये पॉलिसी भी बनाई थी कि 3 महीने में एक बार आरबीआई की पॉलिसी आती है मॉनिटरी, और किसी एक क्वार्टर में 2 बार आती है. तो इस तरह का साइकिल है, क्योंकि हर 2 महीने में आती है. तो उस हिसाब से तो जो ईबीआर का सिस्टम था रीसेट का, क्वार्टरली रीसेट का, अगर आपको ध्यान हो पहले भी इंटरेस्ट वगैरह सब मोस्टली क्वार्टरली रीसेट होते. और
जो आपने MCLR का बात किया, तो MCLR का भी जो मेथोडोलॉजी है उसमें चॉइस तो वो हम लोगों ने सब क्लाइंट्स को दिया हुआ है कि किस पीरियड पे आप रीसेट चाहते हैं। तो जिन्होंने जो वर्किंग कैपिटल के रिन्यूअल है वो सब मोस्टली 6 महीने या 1 साल पर। लेकिन बैंक आपको ये भी एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एसेट लाइबिलिटी का मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम। आपने अपने एंगल से जरूर कहा कि जो मेरा तो इंटरेस्ट रीसेट होना चाहिए। अभी आपने डिपॉजिट भी रखा होगा बैंक में, रखा होगा ना, तो उसका अगर आपको मैं 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हाई फिक्स कर चुका हूं, अगर मैं डिपॉजिटर को बोलूंगा कि आपका रीसेट मैं करने जा रहा हूं तो किसी को एक्सेप्टेबल होगा क्या? तो वो जो ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें बैंक को ये तो बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा कि एक तरफ जो लोग बोरो कर रहे हैं उनको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे उनकी बोरोइंग हो जाए, और दूसरी तरफ जो डिपॉजिटर्स है उनको भी इतना ब्याज देना ही पड़ता है कि वो बैंक में डिपॉजिट रखें, कहीं और ना ले जाए। तो ये बड़ा ALM का हमारा चैलेंज है। और दूसरी बात जो आपने बोला रेटिंग एजेंसी का, तो ये निर्णय अभी पिछले हफ्ते हमने लिया है कि अगर किसी का रेटिंग डाउनग्रेड होगा तो उसकी हम रिस्क प्रीमियम इंटरेस्ट की नहीं बढ़ाएंगे। ये निर्णय भारतीय स्टेट बैंक में हमने अपनी पॉलिसी डिसीजन एक हमने ले ली। तो जो आपने बात कहा उसका हम लोग पहले ही समाधान कर चुके हैं। और बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये निर्णय इनफैक्ट हमने डे बिफोर यस्टरडे फ्राइडे की हमारी मीटिंग में ये निर्णय हुआ है कि ECR की वजह से अभी हम जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे अगर रेटिंग डाउनग्रेड होती है। जो पहला पुराना चल रहा है रिस्क प्रीमियम वो चलेगा, और जो फ्लोटिंग रेट का चाहे आपका लोन EBR का हो या MCLR को हो, जब भी रीसेट है वो एडवांटेज आपको मिलेगा। और तीसरा जहां तक सवाल है कि अगर जैसे लॉसेस हुए हैं तो इसमें अगर लॉसेस इतने हैं कि बैंक से आपका लोन रिस्ट्रक्चर कराना जरूरी है तो रिस्ट्रक्चरिंग करेगा बैंक। और अगर आपका काम चल सकता है बिना रिस्ट्रक्चरिंग कराए तो उससे अच्छा कोई बात नहीं। रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, अभी जो करंट रूल्स हैं RBI के उसमें फिर अकाउंट वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है और बैंक को 15% प्रोविजन करना पड़ता है। तो एक इंडियन बैंक्स की एसोसिएशन की तरफ से और बाकी सब जगह भी एक ये सुझाव रिजर्व बैंक को दिया गया है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ करना जाए। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि इस समय बिजनेसेस को ही खुद मालूम नहीं है कि किस तरह से सिचुएशन इवॉल्व हो, तो वो भी प्रोजेक्शन करने में थोड़ा असमर्थ। तो एक बार जब ज्यादा और क्लैरिटी हो जाती है और अगस्त तक का जो ब्रीदिंग टाइम अभी है हम लोगों के पास, तो उसको यूज करेंगे। और जहां तक वर्किंग कैपिटल है उसका रीअसेसमेंट का भी RBI ने 27 मार्च को ही अलाउ कर दिया था, जिसमें कि मार्जिन भी बैंक्स कम कर सकते हैं और जो रीपेमेंट का जैसे आपने बोला कि रिसीवेबल या स्टॉक होल्डिंग वो पीरियड अगर ज्यादा देना है वो भी ज्यादा दे सकते हैं। पर ये उन्होंने बोला है कि March 21 तक ही है, उसके बाद आपको वापस लाना होगा। तो वो रीअसेसमेंट वर्किंग कैपिटल का हम लोगों ने पूरी अपनी गाइडलाइंस ऑपरेटिंग स्टाफ को हमने दिया हुआ। एक सर हमने जो RBI को ये भी सजेशन दिया है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग आप अगर सभी को अलाउ करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम बैंक को पावर दे दी जाए वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करके, और वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर ना हो, वो अकाउंट स्टैंडर्ड ही रहे। ऐसा हमने ये भी बोला है कि बैंक को एक इंडिविजुअली राइट दे दिया जाए। तो नहीं, बैंक को इंडिविजुअल राइट नहीं हो तो पॉलिसी डिसीजन ही होगा। फिर केस टू केस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा। ये तो या तो रिस्ट्रक्चरिंग वन टाइम होगी और बिना सब स्टैंडर्ड हुए, और या फिर होगा तो सबका सब स्टैंडर्ड होगा। तो वो तो RBI का पॉलिसी डिसीजन है। और मुझे लगता है कि RBI क्योंकि काफी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो जो भी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी के इंटरेस्ट में डिसीजन होगा वो डिसीजन वो लोग जरूर लें। Thank you, sir. Thank you, D.K. Agrawal ji. Thank you, sir. Our next question is from Dr. Mahesh Gupta ji.
He is our immediate past president of International Black Federation. He is the chairman of Kent-Aro. Dr. Mahesh Gupta ji, kindly put up your question. Dr. Mahesh Gupta ji, अनम्यूट हो गए क्या? महेश जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, थैंक यू। नमस्कार रजनीश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको बधाई दूंगा, आज की प्रेजेंटेशन में आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को जवाब दिया, और एसबीआई भी लार्जेस्ट बैंक, आपने इतना लीड लेके और इस तकलीफ के वक्त में आप हम सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जो मैं अपना सवाल शॉर्ट में आपसे बताना चाहूंगा, ये सारे इश्यूज सप्लाई साइड पे एड्रेस हो रहे हैं ताकि आदमी की जो संस्था चलती रहे। बट मैं समझता हूँ संस्था जब चलती है जब डिमांड आती है, जब धंधा होता है तो सब पैसे रिकवर हो जाते हैं, और आदमी का धंधा होगा तो कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आता है वो जी। तो डिमांड साइड पे अभी काम नहीं हो रहा सर, और उस वजह में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, बैंकों के पास इतनी लिक्विडिटी है कि उनको ये पता नहीं पैसे को कहाँ खर्च करें। पहले 4 लाख करोड़ रोज आप बैंक में जमा कर देते हैं, अभी आपने लॉकडाउन में 2 लाख करोड़ से ज्यादा आपने इकट्ठे कर लिए, वो भी आप बैंक में जमा कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस पैसे को, कुछ भी पॉलिसी आप बनाएं, उसको सर्कुलेशन में लाएं आप। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो पूरी इकोनॉमी रिवाइव होगी, और दूसरा आपकी भी कमाई होगी, क्योंकि आप 6% पे ले रहे हैं, 4% पे आरबीआई को दे रहे हैं, तो आप तो लॉस ही कर रहे हैं। अगर इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से शायद बैंक्स उतने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, वो कंजर्वेटिव खत्म करना पड़ेगा। और आप तो रिटेल के इतने बड़े बैंकर हैं, आपका योनो सिस्टम है, आप अपने कंज्यूमर्स को एक फ्री लोन, मतलब फ्री नहीं कह रहा हूँ, एक लोन देना शुरू करें, उसकी जो लिमिट हो उसको अनाउंस करें। तो जिसको भी अपनी आज तकलीफ है, उसको अगर पैसा चाहिए तो आप उसको इतने अमाउंट ऑफ पैसा आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी की मेरे को नहीं लगता कोई जरूरत है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह रिवाइव करेंगे। आपका क्या पैसा चाहिए बताओ ना, कितना लोगे? नहीं मैं अपने कंज्यूमर को लेना चाहूंगा। अगर मैं वाटर प्यूरिफायर बेचता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके साथ में टाई अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता दूं, एक तो ये जो आरबीआई में पैसा है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेके काफी डिस्कशन होता रहता है। मैंने शायद पहले भी बोला था, और वो काफी प्रोमिनेंटली न्यूज आया भी था पिछले साल। अभी वो इंफॉर्मेशन में आपको अपडेट कर देता हूँ कि 2 महीने में स्टेट बैंक का डिपॉजिट 30,000 करोड़ रुपए कम हुआ था। between 1st April 19 to May 19, whatever is the current date. इस साल हमारा डिपॉजिट वो बढ़ के हो गया 1 लाख करोड़। तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि अगर मेरे पास 1 महीने में 1-1.5 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा और वो मैं 1-1.5 लाख करोड़ रुपए लैंड कर सकता हूँ, इतनी जो है क्षमता नहीं है। और इसलिए, और आरबीआई ने भी काफी लिक्विडिटी दी, जैसे आरबीआई ने 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी दी टर्म लोन के बारे में, टीएलआर, उसमें स्टेट बैंक को 32,000 करोड़ मिला। हमने 32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जो है, जो उसका पर्पस था, हमने यूज कर लिया। तो जहां तक डिमांड बूस्ट है, सारे बैंक्स का जो फोकस है वो रिटेल पे रहे, लेकिन अभी कस्टमर नहीं आ रहा। लेकिन डिजिटल चैनल से मैं आपको बता दूं कि हमारी एक स्कीम है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, उसमें अभी भी डेली हमारा 100 करोड़ का डिसबर्समेंट होता है योनो चैनल पे। तो जैसा मैंने कहा था, और आपने शायद सुना भी होगा, कि उसको कैसे सिंपल करा जाए प्रक्रिया को। लेकिन फैक्ट यही है कि इस समय खरीदारी का जो पहलू है वो थोड़ा इमोशनल पहलू है। हर आदमी ये सोच रहा है कि भाई अभी मैं खरीदूं या ना खरीदूं। आई डोंट नो आपने कोई कंज्यूमर सर्वे इस तरह का कराया या नहीं। पहले मैं अपना ही उदाहरण ले रहा हूँ कि 2 महीने में एक बार कभी शॉपिंग मॉल में, फिनिक्स मॉल में जाते थे बॉम्बे में, तो कुछ ना कुछ खरीद लाते थे। तो अभी तो जा ही नहीं रहे। तो इस समय जो एक्सपेंडिचर है आदमी का, वो पहले अपनी ये जो फूड आइटम्स है और नेसेसिटीज है, मेडिसिन है, उसमें हो। देखिए योनो की आपने बात किया, और एक अच्छा मैं आपको एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स देता हूँ।
योनो पे हमारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है, जिसमें 100 से ज्यादा मर्चेंट्स के साथ हमने लिंक करा हुआ है योनो को। तो पहले जो 1 लाख डायरेक्शंस होते थे अमेजोन पे, 1 लाख योनो यूजर डेली जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाते थे। इस समय जो है सबसे ज्यादा जो पॉपुलर साइट है वो 1mg, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्सटर जो मैगजीन की साइट है। तो अभी जो खर्चा है कंज्यूमर को थोड़ा मूड एलिवेशन चाहिए करने के लिए। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बट सिर्फ है कि अगर आप एडवर्टाइज करेंगे, जो आप चीज मेरे को बता रहे हैं, हो सकता है बहुत कंज्यूमर्स को इसके बारे में ना पता हो। हाँ। और आप इसको एडवर्टाइज करेंगे तो मूड एलिवेट होगा, तो जैसे नहीं, आपने कहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि कोई भी अर्थव्यवस्था वो तो बिना कंजम्पशन के तो चल ही नहीं सकती। लेकिन अभी जब जैसे इस पीरियड में मान लीजिए बेरोजगारी बढ़ के हो गई 24%, तो एक बड़ा सेक्शन जो है, क्योंकि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मूड थोड़ा जो है आदमी का फिलोसफिकल हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट यू रीड। हर रोज तो टेलीविजन पे सुबह शाम कोरोना केसेस की और उसकी हम लोग जो है उसको देख देख के भी थोड़ा हर आदमी परेशान है, चिंतित है, और वो स्वाभाविक है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है दैट आदमी जाए बाहर और पैसा खर्च करे, जिसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं। उसको जब तक ये कोरोना पे कंट्रोल नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो काम करा जा सकता है, जैसे अभी बोला गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, उसको कैसे बढ़ावा दें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहता है, NHAI है, उनके रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इस तरह की होगी और एम्प्लॉयमेंट का जो है दोबारा साइकिल ठीक होगा, तो हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लेकिन हम लोगों का ये बिल्कुल इरादा नहीं है कि हम एक भी पैसा रिजर्व बैंक में रखें, क्योंकि ये अजमेरा जी बैठे हुए हैं, हर 3 महीने में ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं क्वेश्चन पूछने में। तो हमें जो है बिल्कुल इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम जो है रिजर्व बैंक के पास एक पैसा हम रखने के पक्ष में नहीं है। और मैं समझता हूँ जो सरकार के कदम है MSME के लिए, जैसा मैंने कहा कि हर एक कंज्यूमर को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा आप ले सकते हैं। जो डिजिटल चैनल्स हैं उन पे मार्केटिंग लगातार चल रही है। गोल्ड लोन के नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस करा है, कंज्यूमर लोन, अभी प्री अप्रूव्ड कंज्यूमर लोन भी हम लोग उसको भी योनो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे। तो ऐसा नहीं है, एक्टिविटी बहुत हो रही है, लेकिन कंज्यूमर का थोड़ा मूड चेंज होना भी जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी बंद करेंगे सर अशोक जी? सब दो क्वेश्चन और हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी यूके से हैं, ये हमारे वेस्ट फेडरेशन के फाउंडर मेंबर भी हैं, एंड ही चेयरमैन ऑफ OPG पावर वेंचर्स, से ऑपरेट करते हैं। गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता जी आप पूछें। अरविंद गुप्ता जी। सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी सर, ये जो रेटिंग एजेंसी का जो क्वेश्चन अभी भाई साहब ने उठाया, हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि either the rating agency should be directed to ignore the COVID period and consider the rating, because ज्यादातर accounts are all in consortium. State Bank अगर आप नहीं consider करेंगे, if some other banks in the consortium consider, then we are back to square zero. So unless and until a policy decision is being directed to the rating agencies, that either they should consider the rating pre-COVID for 6 months the same, or they should give some discount for the COVID period and not reduce the rating of the borrowers just because of COVID conditions. Because we have already started to get pressures from every corner that the rating agencies want to reduce the rating. This is one question, sir. Second question is, over the last 1.5 years, RBI has reduced 2.4% interest. But what I inquire from the infrastructure segment,
the borrowers have not got any benefit of any reduction under some plea of the other by different banks. So unless again a proper policy decision is given, the benefit is not being passed on to the consumer as such. Thank you, sir. राइट, रेटिंग एजेंसी का मैंने अपडेट नहीं लिया है, कुछ सेबी ने गाइडलाइंस इशू तो किया था, लेकिन इस मैटर को वी कैन टेक अप आईबीए की तरफ से, क्योंकि रेटिंग एजेंसी को कोई भी जो डिसीजन है वो सेबी की तरफ से जाए। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि जैसे वन डे डिफॉल्ट की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनीज के लिए, तो सेबी ने उसको आरबीआई के साथ अलाइन कर दिया था। और अब क्योंकि आरबीआई ने मॉरेटोरियम दे दिया है तो डिफॉल्ट का क्वेश्चन ही नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन तो सेबी ने दे दिया था, लेकिन रेटिंग डाउनग्रेड ना करे ऐसा कोई डायरेक्शन सेबी दे पाएगा या नहीं। लेकिन रिक्वेस्ट जो आपकी है वो मेरे हिसाब से जेन्युइन है कि 6 महीने का स्टैंड स्टिल, क्योंकि आरबीआई ने भी दिया है और किसी का क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगी अगर इस 6 महीने में लोग अपना पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग करती है वो बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करती है, केवल डिफॉल्ट से ही रिलेटेड नहीं है। और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट का है आपने बोला है, तो इंटरेस्ट रेट्स देखिए बेंचमार्क रेट्स तो सब जगह कम हुए, और जो कंपनीज हैं जो सीडी बॉन्ड्स पे या सीपीज वगैरह के थ्रू पैसा लेते हैं उन सब का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम आया है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है। अब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसको अगर बेनिफिट किसी बैंक ने नहीं दिया है तो वो तो फिर कंपनी टू कंपनी उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कोई जनरल प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं है, पर इंटरेस्ट रेट हमने जो है यूनिफॉर्मली सब घटाया और कोई भी रिस्क प्रीमियम हमने कोई ज्यादा उसमें एडजस्टमेंट स्टेट बैंक में नहीं किया है। और अभी मैंने जैसा इन्फॉर्म किया है कि इस साल मार्च 21 तक अगर कोई रेटिंग डाउनग्रेड भी होता है तो उसका इंटरेस्ट हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, वो पुराने हिसाब से चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग साहब, डॉक्टर अरविंद, एनीथिंग? नहीं, थैंक यू सर। Thank you, sir, Arvind ji, for calling from UK. Now, next question is from Kantilal ji Mehta. He is our working president. He is in the silver and bullion market. Kantilal ji Mehta, please put up your question. नमस्कार अध्यक्ष जी, रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा प्रश्न मोटा मोटी डीके अग्रवाल जी और गुप्ता जी ने दोनों ने ले लिया है, इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। खाली मैं जो ये पूरा प्रश्न इसी टाइप से ही था, इसी के ऊपर था मेरा, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रेपो रेट जो ₹1.10 रिजर्व बैंक ने घटाया है 1.15, तो उसमें से उद्योग को, व्यापारी वर्ग को कितना पास ऑन होएगा? पूरा एक स्टेट बैंक की तरफ से तो पूरा 115। राइट सर, लेकिन बाकी बैंकों का है एमएसएमई, और उसके लिए देखिए लास्ट टाइम भी आरबीआई ने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया था हम लोगों ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया था। अभी 40 पैसा घटाया 1 जुलाई से। जो ईबीआर जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट लिंक लोन्स है, वो सब 40 पैसे सस्ता है। एमसीएलआर जो है जितना रेपो रेट कट होता है वो पूरा एमसीएलआर में नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि रेपो रेट कट अगर 40 पैसे हुआ है तो एमसीएलआर भी 40 पैसे कम हो जाएगा। एमसीएलआर तभी कम होता है जब हम लोग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कट करते हैं। तो अभी हम लोग अब एल्को की मीटिंग बुलाएंगे, पहले डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और साथ साथ फिर एमसीएलआर का भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैलकुलेशन है उसी हिसाब से एमसीएलआर भी कम हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको ये भी बता दूं, हाँ जी सर, अभी तो कम होने पे है, जब ये बढ़ेगा तो उस समय भी जिस रफ्तार से बढ़ेगा बैंकों का इंटरेस्ट रेट एमसीएलआर वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। अभी जो मैथ्स वर्कआउट होता है, अगर 25 पैसे का डिक्लाइन एमसीएलआर में होता है तो 10 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट एमसीएलआर में कम करता है। अच्छा, इसी के ऊपर सर, और अगर 25 पैसे कम बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको आज ये आश्वासन देता हूँ कि 10 ही पैसे बढ़ेगा। ओके सर। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ इसी के अंदर कि ये जो भी जिसने भी पैसा बैंक से लेके रखा है उनको लैंडिंग कैसे करनी चाहिए? जैसे बैंक लैंडिंग करती है अपनी रिजर्व रेट के ऊपर, उसकी जगह रेपो रेट से पॉसिबल है कि रेपो रेट प्लस ये
ऐसा मार्जिन के हिसाब से कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिबंध है, लेकिन हमारे लिए तो रेपो रेट या किसी भी एक्सटर्नल बेंचमार्क वर्ड यूज करते हैं, उसके साथ लिंक करके एमएसएमई और रिटेल लोन्स, उनको तो मैंडेटरी है कि हमें एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना है। बाकी तो अपनी मर्जी है, उनको तो कोई रेगुलेशन नहीं। जब तक इसमें तो देखिए, यहाँ तो इतना रेगुलेशन है भी, लेकिन कहीं भी इस तरह का ज्यादा रेगुलेशन होता नहीं है। जितना देने वाला इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार है और जितने पे बोरोवर लेने के लिए तैयार है, तो वही मार्केट डिटरमिन्ड बस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये हमारा ही कंट्री है अभी जिसमें कि आरबीआई के इतने रेगुलेशंस हैं कि किसको कितना चार्ज करो, क्या करो। बाकी दुनिया में कहीं कोई इस तरह से इंटरेस्ट रेट रेगुलेटेड नहीं होता है। ये सब डिपेंड करता है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे 20% पे लीजिए, आप तैयार हैं तो ले लीजिए। किसी को बोलता है मेरे को 2% पे चाहिए और मैं देने के लिए तैयार हूँ तो 2% पे दूंगा। तो ये सब नेगोशिएटेड होता है, बाकी सब जगह मार्केट डिटरमिन्ड होता है। रेफरेंस रेट जरूर रहता है, लेकिन क्या चार्ज करेंगे उसका, जैसे लाइबोर बहुत पॉपुलर बेंचमार्क था, तो आप लाइबोर के बिलो देंगे या अबव देंगे या कितना स्प्रेड रखेंगे, ये बैंक की मर्जी है और बोरोवर की मर्जी है। लेकिन उसका केवल बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो इंटरेस्ट रेट आपको बोल रहा हूँ वही चार्ज कर रहा हूँ, और कोई घुमा फिरा के फाइन प्रिंट नहीं। केवल रेगुलेटर का काम इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू। Shri Mahendra Gupta ji is our founder member and president of Orissa State. He is the managing director of Gupta Powers, a leading manufacturer of conductors. Shri Mahendra Gupta ji, kindly put up your question. थैंक यू अशोक जी, थैंक यू रजनीश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ जी। मैं खाली सिर्फ, आपने सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर हो गए, सब कुछ हो गए। सर मैं खाली एक ही चीज चाहूंगा कि आईबीए एक कोई सर्कुलर निकाले, क्योंकि हर एक बैंक का अपना अपना रूल्स निकाल रहे हैं। जो भी कोविड असिस्टेंस के लिए जो है, हर एक अपना, कोई तो पारी पासु मांग रहा है, कोई डीपी मांग रहा है, कोई मार्जिन कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहता था आपसे भाई साहब कि भाई एक आईबीए कोई पॉइंट्स निकाले, तो दैट मोस्टली सारे बैंक उसको एक ये फॉलो करें। इसमें देखिए, जहां तक अगर सरकार की स्कीम है उसमें तो किसी का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, जैसा स्कीम बोलेगी वैसा सबको करना होगा। और सेम चीज जो है वो आरबीआई के जो रेगुलेशंस होते हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये दो चीजें तो मैंडेटरी होती हैं। और उसके बाद क्योंकि आईबीए एक एडवाइजरी बॉडी है, अगर हम सर्कुलर निकाल भी दें और कोई नहीं मानेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो जैसे आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन होती है, हाँ। तो उसके कुछ सदस्य बात मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ऐसे ही हमारी आईबीए। जैसे भाई साहब पहले प्रवीण गुप्ता जी यहाँ थे। हाँ जी। तो जैसे अभी आपने महेश जी से कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गुप्ता जी एसबीआई आपके पास नहीं है और आप भी एसबीआई के अंदर नहीं है, तो इट्स अ शेम फॉर बोथ ऑफ अस, समझे ना। हाँ, तो मैं चाहूंगा एसबीआई गुप्ता पावर इस साल मेरे रहते हुए मैं लेके जाऊंगा। आइए वेलकम। वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मेरा बैंक कैनरा बैंक लीड बैंक है भाई साहब। अच्छा। तो इसीलिए कोई इश्यू नहीं है। बट आपने बहुत बढ़िया से कवर किया, बहुत कुछ अशोक जी ने भी, और आपने सब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। Mahendra ji, thank you. Last question is from our senior working friend Surendra Gupta ji. He is the chairman of Goldsock and he is in a real estate properties business. Surendra Gupta ji, kindly put up a question. सुरेंद्र गुप्ता जी। हाँ जी सर। सर मेरे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन है रजनीश जी। जी जी जी। एक तो मैं क्वेश्चन भी है और मेरा मतलब कंसर्न भी है और सुझाव भी है। जी जी। कि एक तो जो बैंक के अधिकारी हैं, पीछे जो भी कारण रहे, जो सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत सारे ऑफिसर्स पे भी कार्रवाई रही, चाहे किसी का कसूर कम था ज्यादा था, तो बहुत बड़ा डिमोरलाइजेशन है और नोबडी इज टेकिंग टू रिस्क। तो उस पॉइंट को कैसे कवर करा जाए कि यार जल्दी से कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। तो सरकार की पॉलिसीज भी हैं, जब भी वो इतना उलझा के रखते हैं, वो है कि भाई अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाहते, तो उसको हम कैसे टेक केयर करें। सेकंड मेरा एक क्वेश्चन था सर
कि ये जो लीज रेंटल्स की बड़ी समस्या आने वाली, किराएदार सब किराया नहीं दे रहे, खाली कर रहे हैं। हमने मान लो मेरा 1 करोड़ रुपए किराया आता है और उसके अगेंस्ट मैंने बैंक से लोन ले लिया, मेरा किराया बंद हो गया, तो उसके ऊपर बैंक्स को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लें, कैसे लें? और एक छोटी सी क्वेरी हो रहा है सर, जैसे बैंक का इंश्योरेंस था 5 लाख रुपए, हालांकि स्टेट बैंक में दिक्कत नहीं है कि इंश्योरेंस पहले तो 1 लाख था, 5 लाख कर दिया, तो अगर मेरे को 1 करोड़ की एफडी करानी है तो क्या इट इज एक्सेप्टेबल टू बैंक और टू इनकम टैक्स के मैं 5-5 लाख की 20 करा दूं? ये 3 मेरी छोटी छोटी क्वेरी हैं सर। पहले तीसरी क्वेरी ले लेते हैं। अगर 5 लाख की आप कराएंगे बैंक में, एक ही बैंक में, तब तो आपको जो है 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। पर अगर आप 20 बैंक में 5-5 लाख की कराएंगे तो 20 बैंकों या एक ही बैंक में 20 करा दें ना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, 20 बैंकों में करानी पड़ेगी 5-5 लाख। अच्छा अच्छा जी, तो 5-5 लाख का कर्ज मिलेगा आपको हर एक बैंक का। अच्छा जी। सेकंड उसका था सर जो ऑफिसर्स का लीज रेंटल का, जो ऑफिसर्स का है, इसमें सारे बैंकों ने पिछले 6 महीने में काफी एश्योरेंसेस जो है वो सरकार की तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सबकी तरफ से कई बार रिपीटेडली ये एश्योरेंस आया है कि कोई भी बोनाफाइड डिसीजन जो है उस पे उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। और हम लोगों ने भी अपने इंटरनल प्रोसेसेस जो है उसको इस तरह का अब हम लोगों ने बनाया है कि ऑफिसर्स को डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। और विजिलेंस केसेस वगैरह भी हर एक बैंक में, ज्यादातर बैंकों ने रिव्यू करके और उनको जल्दी कंक्लूड करा है, जिससे कि डिसीजन मेकर्स में एक जो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस लोअर लेवल पे आना चाहिए। और जो पॉलिसीज हैं उनको भी इस तरह से हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि कहीं कोई ज्यादा डिविएशन वगैरह उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी सुधार जो है 6 महीने में करा गया है। तो अभी कहीं पे भी इतना बड़ा बैंक है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो अभी भी डिसीजन लेने में डरते हो, लेकिन भरोसा सबको पूरा पूरा हम लोगों ने इस बारे में दिया है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो इशू है, अब मुझे पता नहीं आप लोग ये बात मानते हैं या नहीं, लेकिन लोग लोन लेने में अब डरते हैं। बात हमेशा ये आती है कि बैंक लोन देने में डरते हैं अधिकारी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि लोग लोन लेने में अब डरते भी। और शायद ये भी एक है कि लीवरेजिंग बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो वो भी उसकी वजह से भी थोड़ा ऑफ टेक पे फर्क पड़ा। और सेकंड आपका जो लीज एंड डिस्काउंटिंग का था, तो क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि जो LRD है और लीज रेंट पे सबका फर्क पड़ा है। अगर शॉपिंग मॉल है या इवन एयरपोर्ट, फैक्ट्री हैं, गोडाउन हैं, सभी पे दिक्कत सब पे पड़ेगा। तो उसमें जैसा मैंने कहा कि टर्म लोन की जो इंस्टॉलमेंट है उसको रिफेस करना पड़े, और वो हम लोग करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अब उसमें अगर अकाउंट, फिलहाल जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से अकाउंट को जो है सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई करना पड़ेगा, 15% का प्रोविजन होगा। लेकिन अगर 6 महीने का, जैसे ये आपको अगस्त तक का टाइम मिला है, तो पहले उस टाइम का तो लाभ लें और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। Thank you, साहब. Thank you very much. Thank you. Lot of questions are there. Still, lot of people have got anxiety to have interaction with you. You are the leading banker of India, and people expect lot of you. Instead of 1 hour, we have taken more than 1.5 hours. मैं सभी बंधुओं को निवेदन करूंगा कि हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी चेयरमैन साहब से बुलाएंगे और खाली क्वेश्चंस का एक सेशन रखेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे का, उसमें से कि सबकी भावनाओं को हम ध्यान रख सकें। मैं मीटिंग कंक्लूड करना चाहता हूं, और जिन बंधुओं को मौका नहीं मिल पाया बोलने का, क्वेश्चन पूछने का, उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं हमारे संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री बाबूराम जी गुप्ता को बोलूंगा वे वोट ऑफ थैंक्स दें सभी सदस्यों को। श्री बाबूराम जी गुप्ता। आदरणीय रजनीश जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सर आपने बहुत अच्छा सब लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, समझाया। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, श्रोताओं का, जिन्होंने समय निकालकर आपको सुना, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार हमें समय देते रहेंगे, जैसे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होता रहे। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। थैंक यू रजनीश। एवरीवन सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हमारे देश विदेश के सारे IBF के ऑफिस बेयरर्स को जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, अतिथि जिन्होंने हमको ज्वाइन किया है सेमिनार में, संस्था की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा और आगे ऐसे हम जूम पे वेबिनार्स करके अपने समाज को जागरूक करेंगे कि अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर के हम ऐसे वेबिनार्स करेंगे। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।